फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर आज तू खुद पे भरोसा और देख फिर होता है क्या। हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभ्युदय, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपने आखिरी दिन की हालत कि जब मेरा नीट का एग्जामिनेशन था। जिस दिन मेरा नीट का एग्जामिनेशन था तो मैंने सुबह से लेकर नीट के एग्जामिनेशन तक मेरा क्या क्या चीज़ हुई मेरे साथ है, मैंने किस चीज़ों को कैसे मैनेज किया। और मुझे पता है कि आपको इसमें बहुत टेंशन हो रही होगी, मुझे भी टेंशन हो रही थी जब मेरा नीट का एग्जाम होने वाला था। आपका भी आपको पता है 2 दिन बाद 17 जुलाई को पेपर होने वाला है, तो टेंशन एकदम पीक पे होगी। तो आज हम इसी बारे में इस वीडियो में डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये वीडियो आप खाना खाते वक्त देख रहे हो या आपका ये ब्रेक टाइम चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है तो जाकर आप पढ़ाई करो। जब आपका खाना खाने का वक्त होगा या फिर अगर आपका ब्रेक टाइम होगा तभी आप ये वीडियो देखो। अपना स्टडी टाइम जो इस समय का प्रीशियस टाइम है आपको वेस्ट करके ये वीडियो मत देखो। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने पिछली रात 8 से 9 बजे के आसपास मैं सो गया। उठना तो मुझे आइडियली 6 बजे था। मैं चाहता था मैं 9 से 10 घंटे की अच्छी नींद लूं, बट हुआ क्या, एंग्जाइटी इतना था, टेंशन इतनी थी कि मैं 4:30 बजे उठ गया। जब मैं उठा तो मैं देखा कि घड़ी के 4:30 बजे हुए हैं। फिर उसके बाद अब 4:30 बजे भाई एक बार नींद खुल गई तो फिर क्या ही नींद आनी थी, क्योंकि पेपर तो आज ही था और टेंशन एकदम पीक पे था। तब मैंने क्या किया, मेरे मन में एक पता नहीं कहाँ से ख्याल आया कि मेरा एक टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ का, सेकेंडरी ग्रोथ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे। तो वो मुझे लग रहा था कि अगर उससे टफ क्वेश्चन आएगा तो मैं कहीं गलत ना कर दूं। तो मैंने क्या किया, सेकेंडरी ग्रोथ सुबह उठ के पढ़ लिया। उसके बाद मैंने 15 से 20 मिनट वो पढ़ा। उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक पे गया एंड ट्रस्ट मी गाइस, दैट वाज सो रिलैक्सिंग। मॉर्निंग वॉक बहुत रिलैक्सिंग था। 1 घंटे में मॉर्निंग वॉक पे गया जहाँ पे मुझे मेरे दोस्त भी मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आज पेपर है तुम्हारा, टेंशन नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैंने कहा कोशिश है। हमेशा से मैं यही कहता था नीट के पहले कि कोशिश है, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, कोशिश करना, और हम कोशिश भरपूर करते हैं। अभी आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, कि भैया जो नीट का एग्जाम होता है वो तो 2 बजे होता है, तो आप 6 बजे उठना क्यों चाहते थे? तो मैं उठना इसलिए चाहता था क्योंकि मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था सेंटर पे वो 11 बजे का था, और मेरा जो सेंटर था वो मेरे घर से 150 किलोमीटर दूर था। ठीक है, मतलब जो मेरी सिटी थी वहां पे सेंटर नहीं है नीट का, वहां से मुझे 150 किलोमीटर दूर, मतलब गोंडा से लखनऊ 150 किलोमीटर आसपास था, वहां मुझे जाके पेपर देना था। तो मुझे 7 बजे सुबह अपने घर से निकलना था। मॉर्निंग वॉक के बाद मैंने एक आलू का पराठा खाया, एक कॉफी पी। कॉफी भी पूरी नहीं पी क्योंकि टेंशन इतनी थी। देन उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं वही सबका घर में आशीर्वाद लेकर पापा के साथ बढ़िया चला गया। फिर उसके बाद मैं गया तो मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे लगे मुझे 7 से 10 पहुंचने में, और 3 घंटे मैं प्रॉपर कार में अब बढ़िया गाने सुन रहा था। एकदम गाने सुनते हुए एकदम चिल मूड में था, एकदम बिल्कुल टेंशन वेंशन भूल गया था। ये सोच ही नहीं था कि मेरा पेपर में देने जा रहा हूँ, मतलब मैं लग रहा था किसी एक लंबे ट्रेवल पे जा रहा हूँ। तो मैं ऐसा कुछ गाने सुनते हुए जा रहा था। मैं इतना चिल इसीलिए हो पाया क्योंकि मुझे पता था कि मैंने 2 साल अच्छे से पढ़ाई करी है, और मेरी ये जो 2 साल की मेहनत है, ये जो 2 साल की स्टडी है, जो 2 साल की नॉलेज है, वो मुझे लास्ट में आकर धोखा नहीं देने वाली है। फिर 10 बजे हम सेंटर पे पहुंचे। फिर मैं 1 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचा, तो अब 1 घंटा टाइम था। तो अब 1 घंटा मैं क्या करता, 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, 10 बजे मैं पहुंच गया। मैं वहाँ पे फिर घूम रहा था पापा के साथ, डेयरी मिल्क खाई, जूस पिया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं 7 बजे सुबह खा के आया था। फिर उसके बाद मैं 11 बजे क्या कहते हैं एंट्री ले ली। ठीक है, मैंने 11 बजे सेंटर की एंट्री ले ली। फिर वहाँ पे जाने के बाद मैं शॉक हो गया, क्योंकि जो मेरी सीट थी वो विंडो सीट थी। और सितंबर का महीना था, गर्मी काफी हो रही थी, उमस का ह्यूमिडिटी काफी थी, और उस समय धूप भी काफी थी। उस दिन बहुत धूप थी और सीधे रोशनी आ रही थी मेरे ऊपर, मतलब कि खिड़की पे बहुत धूप थी, सीधे धूप आ रही थी। बट यू नो ना कि बैड थिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो वहां पे मैं जो मेरा रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे था, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि यार मैं 3 घंटे वहां पे क्या करूंगा, मैं बोर हो जाऊंगा, क्या मेरा पेपर का ऑप्टिमम लेवल है, क्या मैं उस पेपर में दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। बट वो मुझे उस समय रियलाइज हुआ कि अगर मैं 3 घंटे पहले नहीं जाता तो शायद मेरा पेपर खराब हो जाता। क्यों? क्योंकि वो 3 घंटे ना मुझको एक्लिमेटाइज कर दिया इन्वायरमेंट से। मतलब अगर मैं मान लो शुरू में तुरंत जाता तो मुझे पसीना होता क्योंकि गर्मी बहुत थी। बट अब क्या हुआ, जब मैं 3 घंटे वहां पे बैठा हुआ था ना, तो मैं इन्वायरमेंट से एक्लिमेटाइज हो गया। मैं इन्वायरमेंट को देख चुका कि इन्वायरमेंट ऐसा है। तो फिर उससे क्या हुआ, मैं उसी हिसाब से अपने आप को ढाल ले गया। लेट्स कम इन द पेपर मोड। तो अब पेपर मेरे को मिल गया था 2 बजे। अब उसके बाद क्या हुआ, ये मेरे पास पेपर है। ठीक है, ऐसा पेपर आता है आपका कुछ F4 मेरा टेस्ट बुकलेट नंबर था, ये मेरा एक्चुअल पेपर है नीट का। फिर मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, रोल नंबर लिखा, फिर उसको वर्ड्स में लिखा। इसके लिए हमें टाइम मिलता है। उसके बाद मैं क्या करता था, जब भी मुझे ऑफलाइन पेपर मिलता था तो उसमें क्या होता है ना, ऐसे आप सील उठा तो खोले बिना आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। तो मैं ऐसे थोड़ा बहुत देख लेता था कि देखते हैं कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आए। एनीवेज उसको हम छोड़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा वीडियो का टाइटल डाला है 660 to 710, ये कैसे हुआ। पहली बात तो मैं बहुत चिल होके गया था, तो मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं थी। तो सबसे पहले मेरे पेपर में फिजिक्स आई थी। मैंने फिजिक्स को अभी हम गोली मारते हैं थोड़ा सा, फिजिक्स मैंने नहीं किया।
सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया बायोलॉजी से, ये देखो 46 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया। मैं क्या करता था हमेशा, पहले मैं बहुत तेजी से पेपर सॉल्व करता था, मैंने बहुत तेजी से पूरा पेपर सॉल्व किया। फिर उसके बाद मैं सॉल्व करते करते जिस भी क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट होता था फर्स्ट सॉल्विंग में, मतलब मैं सॉल्व करके आंसर टिक कर देता था। बट आप उसमें गोला मार दो, क्या करो, गोला मार दो। उससे फायदा क्या होता है, देखो मैंने 47 नंबर क्वेश्चन में गोला मार रखा है, ठीक है। ऐसे आप देखोगे, आप मैंने ये 55 में मैंने गोला मार रखा है कि मुझे फिर से एक बार रिव्यू करना है कि मैंने सही मारा कि नहीं। 70 में मैंने गोला मार रखा है, फिर मैंने देखो 69 में भी एक बार गोला मार रखा है। तो मैं ऐसे जो भी क्वेश्चन है मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता था, मैं उस पर एक बार गोला मार देता था कि मैं फिर से आके उस पर एक बार देखूंगा, ठीक है। मैंने पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट किया, पूरा देख सकते हो आप, पूरा ये मेरा खुद का एक्चुअल पेपर है। ये जो टिक लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, मतलब मेरे सही कौन से थे, गलत कौन से थे, ठीक है। और जो गोला लगा हुआ है उसका मतलब ये है कि मैंने कौन से क्वेश्चंस को पहली बार में, मतलब मैं करने के बाद मैं उनको रिव्यू करने के लिए ट्राई कर रहा था। और इसका जो पीडीएफ है क्या कहते हैं पेपर का, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और मैं क्या कहते हैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आप देख सकते हो मैंने क्या कहते हैं, मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, ठीक है। पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। अब उसके मैं अगर पेपर के अंदर आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करके दिखाऊं तो आप देखो मैंने अपनी गलतियों को कैसे अच्छा किया, कैसे मैंने अपनी गलतियों को सही से किया, सही तरीके से किया। तो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स बहुत टफ होता है और लोगों को फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है। तो देखो मैंने फिजिक्स का पेपर कैसे सॉल्व किया है, देखो तो मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है मैं उसके जस्ट बगल में लिखा है। देखो इसका ट्रुथ टेबल मैंने बगल में बनाया है, ये इसका सॉल्यूशन मैंने बगल में किया है, देख रहे हो। 7th क्वेश्चन में मुझे डाउट था थोड़ा सा, तो मैंने उस पर गोला मार दिया, जबकि मैंने आंसर सही मारा था। मुझे पता भी था कि इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, फिर भी मैंने उस पर गोला मार दिया क्योंकि मुझे इसको रिव्यू करना था एक बार। उसके अगर मैं और इससे देखो आपको रिव्यू सिस्टम से कितना फायदा होने वाला है, देखो कैसे फायदा होता है। यहाँ पे आप देखो मैं इसमें कहीं रिव्यू नहीं किया, ठीक है, कहीं रिव्यू नहीं किया क्योंकि ये सब मुझे पता था, बहुत ईजी क्वेश्चन है और मुझसे पहली बार में हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 पे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं गलत करके चला था पेपर है, बट मैंने सही किया। क्यों सही किया, क्योंकि मेरे पास रिव्यू सिस्टम था। मैंने क्या किया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर टी फॉर कॉपर। तो मैंने पहले ऑप्शन नंबर 3 मारा था, बट फिर से जब मैंने इसको रिव्यू किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इसका आंसर तो 1 होगा। तब मैंने इसको 3rd को काट के 1 किया। अगर मान लो मैं रिव्यू नहीं करता तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता। और दिखाता हूँ मैंने कहाँ पे मेरा ये रिव्यू सिस्टम वर्क किया और मैंने कहाँ पे छोटी छोटी चीजें से क्वेश्चन सही किया। आप इसको पेपर में कैसे यूज कर सकते हो, आप अपने पेपर में कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके और आ गया क्वेश्चन नंबर 47 मैंने रिव्यू किया, इसका आंसर मैंने चेंज नहीं किया था। और मैंने फिर इसमें देखा कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो मुझे पता था कि 3 स्टेटमेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में दी है। एक्चुअली में मुझे इसमें कोई स्टेटमेंट गलत नहीं लग रही थी, पर जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो डीएनए लाइगेज के लिए सही थी, इसलिए मैंने सेकंड मार दिया। उसके बाद सिर्फ मैं क्या करता था, पहले जो मैं रिव्यू के लिए गोले मारे वो क्वेश्चंस तो रिव्यू करता ही करता था, बट जो क्वेश्चन तो मैंने गोले नहीं मारे अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं वो भी रिव्यू करता था। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 49, ये मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया था। मैंने इसका पहले ऑप्शन नंबर 2 मार दिया था कि वाटर हाइसिंथ का वाटर लिली में मैंने इंसेक्ट एंड वाटर मार दिया था, बट ऑप्शन नंबर 3 था इंसेक्ट्स आर विंड। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता, बट क्योंकि मुझे पता था कि बहुत इजी है इसलिए मैंने इसको रिव्यू में नहीं मारा था और ये क्वेश्चन मैं गलत करने वाला था, बट फिर मैंने गलत नहीं किया। क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन को रिव्यू नहीं करता था। अगर मेरे पास टाइम बच जाता था तो मैं इन क्वेश्चंस को भी रिव्यू कर लेता था, जो कि मैंने गोले नहीं मार रखे थे। उसके और मैं आपको आगे बढ़ूँ तो देखो मैंने ये गोला भी मारा था, ये भी मैंने रिव्यू किया बाद में। उसके बाद मैंने कहाँ पे आपको आंसर्स चेंज किए अपने, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है। क्योंकि वही क्वेश्चन है जो मेरा क्या कहते हैं नंबर को इंक्रीज किया, मतलब 670 660 के रेंज में जो नंबर आ सकते थे उस नंबर को बढ़ाकर उसने 710 कर दिया। देखो टॉपर्स 2 तरह के होते हैं, एक तो वो होते हैं जिनके हमेशा से 700 नंबर 720 नंबर आ रहे होते हैं और वो टॉप कर जाते हैं, और एक दूसरे वो होते हैं जिनके धीमे धीमे नंबर बढ़ते हैं, पहले 600 आते हैं, फिर 650 आते हैं, फिर 700 आते हैं। तो मैं सेकंड कैटेगरी वाला था कि इसके धीरे धीरे नंबर इवेंचुअली बढ़ते हैं। देन अगर मैं और उसके आगे बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 100 आप देख पा रहे हो, उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। मैंने तो जीवन फेज मारा था, बट आकाश के आंसर की मैं एम फेज आंसर दिया था, बट एनटीए के अकॉर्डिंग मेरा आंसर सही हो गया था। इसको भी मैंने देखो क्या कहते हैं उसमें नहीं डाला था, गोले में नहीं डाला था, मतलब रिव्यू में नहीं डाला था, क्योंकि मुझे पता था इसका आंसर मुझे जीवन लगा था और ये एनसीईआरटी की लाइन लग रही थी मुझे। फिर उसके अगर मैं आगे आऊँ तो जैसे ये क्वेश्चन देखो तुम, 113 नंबर दिख रहा है, 113 नंबर दिख रहा है। इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। मैं बिल्कुल भूल गया था, ये वाला क्वेश्चन मैं बिल्कुल भूल गया था कि प्लास्टोक्विनोन कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है। फिर मेरा क्या हुआ पेपर में, मैं ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 में कंफ्यूज था। जब मैंने पहली बार पेपर अटेम्प्ट किया था तो ऑप्शन नंबर 4 मारा था, बट फिर जब मैं रिव्यू किया तो मुझे चीजें याद आई कि नहीं, ये तो क्या कहते हैं PS सेकंड से साइटोक्रोम B6 तब मतलब कि ट्रांसफर कराता है, तब मैंने ऑप्शन नंबर 3 मारा। तो आपको क्या होगा, आपको पेपर 2 बार में करना है। उसके बाद अगर मैं और आगे बढ़ूं तो मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था, एक क्वेश्चन मेरा बायोलॉजी में मात्र गलत था और वो ये वाला क्वेश्चन था कि नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट द डीएनए ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ये मैंने एनसीईआरटी में लाइन मिस कर दी थी और मेरे नोट्स में ये लाइन नहीं लिखी हुई थी। दैट इज वाई मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। मेरे सर ने लिखा दिया था कि डीएनए हेलिकेज ओपनिंग कराता है क्या कहते हैं डीएनए के हेलिक्स को खोलने में, तो बस मैं वही याद कर लिया था, मैंने ये नहीं सोचा था कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में अलग अलग होता है। देन मैं अगर उसके और आगे बढ़ूँ और मैंने आंसर्स कहाँ पे चेंज किया आपको दिखाता हूँ। तो आप देखो अभी तो मैंने तीन क्वेश्चन तो मैंने आपको साफ साफ दिखा दिया कि मैंने कैसे सही किए। उसके आगे मैं आता हूँ, चलो देखते हैं।
उसके बाद ये देखो 145 नंबर क्वेश्चन, 145 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड डिस्टेंस ऑफ द लिगांड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें मैं F माइनस और SCN माइनस में कंफ्यूज था कि F माइनस पहले होगा कि SCN माइनस पहले कंफ्यूज होगा, तो मैंने पहले फर्स्ट ऑप्शन मार दिया था, बट मैं बिल्कुल श्योर नहीं था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये ट्रिक अपनाई, क्या देखो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में दोनों में SCN माइनस पीछे है ना, दोनों में क्या है SCN माइनस पीछे है, थर्ड वाले में भी SCN माइनस पीछे है, F माइनस आगे है। तो मैंने सोचा कि यार अधिकतर जो मैंने इतने सारे मॉक पेपर लगाए हैं उनमें मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है कि तीन ऑप्शन सिमिलर होते हैं, उन्हीं में से आंसर होता है, जो एकदम एक्सट्रीम ऑप्शन होता है वो आंसर नहीं होता है। तो मुझे ये तो रियलाइज हो गया कि हाँ SCN माइनस पीछे होता होगा, F माइनस आगे होता होगा, बाकी मुझे ऑर्डर याद ही था, तो मैंने ऑप्शन नंबर थर्ड मार दिया। तो आपको ऐसी चीजें आपको ना पेपर में सोचनी होंगी, तभी आप दूसरों से अलग हो पाओगे, उस भीड़ से आप अलग हो पाओगे। देन मैं अगर और आगे बढ़ूं तो ये देखो 149 क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 2Cl Cl2 गैस द करेक्ट ऑप्शन इज। इसमें मुझे ये तो पता था कि एंट्रोपी कम हो रही है, डेल्टा एस लेस देन 0 है, बट मुझे यहाँ पे डेल्टा एच का कोई आइडिया नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार इसका डेल्टा जी भी लेस देन 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है। तो जब अगर आप खुद ही सोचो तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, ठीक है। तो अगर आपका डेल्टा एस निगेटिव है, तो आपका पॉजिटिव बनेगा, तो अगर आपका डेल्टा जी निगेटिव होगा तो आपका डेल्टा एच तो पक्का निगेटिव होगा और ज्यादा वैल्यू का निगेटिव होगा। तो मैंने ऑप्शन नंबर 2 मारा, ठीक है। तो ऐसे ऐसी चीजें देखो, मैंने इस लिस्ट में गोला मारा था क्योंकि मुझे फर्स्ट में समझ नहीं आया था। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन देखो 153 मैंने गलत सॉल्व कर दिया था पहली बार में, बट उसके बाद मैंने जब दोबारा रिव्यू किया पेपर तो सही हो गया। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिव्यू सिस्टम। आपको पेपर एक बार रिव्यू जरूर करना है भाई, पेपर सबमिट करने से पहले। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 162 पे आते हैं। ये भी आकाश ने आंसर की, मैं गलत दिया था, मेरा एनडी के हिसाब से सही था। देन 162 पे अगर मैं आऊँ तो इसमें भी जैसे लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन, पहले मैंने थर्ड ऑप्शन मार दिया था कि करेक्ट स्टेटमेंट में कि ड्राउट आयरन इज इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन। क्यों, क्योंकि यार कार्बन की इंप्योरिटी तो है ही ना 4%, तो मुझे लगा कि इम्प्योर कार्बन होता होगा। देन मैं रियलाइज किया कि नहीं, ड्राउट आयरन तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, बट अब इसमें मतलब हम एक्चुअली में क्या होता है ना कि कभी कभी आपको आंसर्स चेंज करने होते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो मैंने इसमें अपना आंसर चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, ये सेकंड ऑप्शन मार दिया कि पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप्स। मैंने सोचा कि ये इम्प्योर आयरन 4% कार्बन की वजह से नहीं बोलना चाह रहा है, ये एनसीईआरटी वाला प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन पूछना चाह रहा है। देन अगर मैं उसके और आगे हूँ तो 165 क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये बहुत मतलब बेहतरीन क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। NaCl की इंप्योरिटीज जहाँ पे दी हुई हैं एस ब्लॉक के अंदर, वहां से इन्होंने बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। तो थैंक गॉड मुझे वो चीज़ उस समय यहाँ पे याद आ गई थी। मैंने इसको देखो रिव्यू में डाल रखा था कि मैं इसको फिर से देखूंगा एक बार क्या गलती हुई। फिर 167 क्वेश्चन, यार ये तो मतलब मैंने पहले सही मारा था, फिर मैंने गलत मार दिया। ये देखो मैंने इसमें ना पहले देखो सेकंड ऑप्शन मार रखा था, कि नहीं मार रखा था, फिर मैंने इसको काट के फर्स्ट ऑप्शन मारा और मैंने इसमें लिख भी दिया था कि मैं गेस कर रहा हूँ। और जानते हो मैंने फर्स्ट ऑप्शन क्यों मारा था, उसका भी रीजन था। उसका रीजन ये था कि उसके नीचे के सारे आंसर्स 1 थे, ये भी 1 था, ये भी 1 था और ये भी 1 था, तो सारे आंसर्स 1 थे। तो हमेशा क्या होता है आपका, कभी भी जब OMR आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखता है 1 1 1 3 3 3, मतलब बहुत बार होता है कि एकदम लगातार वही आंसर्स 3-4 आंसर्स में होते हैं, मतलब 3-4 क्वेश्चन में वही आंसर होते हैं। दैट इज वाई मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था, कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद 179 क्वेश्चन में मैंने पहली बार में गलत कर दिया था, मैंने क्रॉस करने ज़ारो मार दिया था, बट फिर मैं जब बाद में आया तो मैंने देखा कि नहीं ये तो क्रॉस डॉल है। तो आप देख पा रहे हो कि रिव्यू सिस्टम की वजह से मैंने कैसे पेपर में 660 से 710, मतलब जो आप देख रहे हो ना, तो मैंने कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने दूसरी बार में आके इस पेपर में सही किए, और पहली बार मैं बहुत तेजी से पेपर किया। तो अगर आप पेपर देने जा रहे हो परसों 17 तारीख को, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि आप अगर पेपर जल्दी कर सकते हो तो जल्दी करना और क्वेश्चन को रिव्यू करना। और ये पेपर आप एक बार आप एटलीस्ट इस पेपर को एक बार एनालाइज करके जानना कि भैया ने पेपर को सॉल्व कैसे किया था। पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट, और ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चलो बाय बाय।